हेजिंग, आर्बिट्राज, स्पेकुलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में आपने सुना तो होगा, बट इसका सबका बेस जो है वो है डेरिवेटिव्स। और डेरिवेटिव्स में मुख्यतः जो हम लोग ये सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, हेजिंग, आर्बिट्राज और स्पेकुलेशन के लिए, वो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। आइए आज जानते हैं इसी के बारे में। वेलकम टू फिनोदा, आई एम CA महेंद्र चतुर्मुथा। अब डेरिवेटिव्स ये ओवरऑल एक फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है। फाइनेंशियल मार्केट के बेसिकली दो हिस्से होते हैं, एक होता है स्पॉट मार्केट और दूसरा होता है डेरिवेटिव्स मार्केट। स्पॉट मार्केट वो होता है जो तुरंत जिसका सेटलमेंट होता है, जैसे आपको कोई शेयर खरीदना हो या कोई कमोडिटी खरीदना हो। फॉर एग्जांपल आपको गोल्ड खरीदना हो तो आपने आपके एक स्टॉक ब्रोकर को बोल दिया कि मुझे गोल्ड खरीदना है, फिर उसका ETF हो, जो भी हो, आपको पेमेंट करना है और तुरंत आपके नाम पे उतना जो भी यूनिट्स है वो गोल्ड के आ जाएंगे, या मे बी वो शेयर्स उतने आ जाएंगे और जो शेयर आपके डिमैट अकाउंट में आ जाएंगे, पेमेंट आप कर दोगे, तुरंत उसका सेटलमेंट हो जाएगा। तो उसको बोलेंगे स्पॉट मार्केट। उसको कैश मार्केट भी बोला जाता है क्योंकि इमीडिएट सेटलमेंट होता है। तो एक हो गया स्पॉट मार्केट और दूसरा होता है डेरिवेटिव्स मार्केट। डेरिवेटिव्स मार्केट को डेरिवेटिव्स मार्केट इसलिए कहते हैं कि उसका प्राइस जो है वो डिराइव होता है स्पॉट मार्केट से। जो भी स्पॉट मार्केट में रहता है, कमोडिटीज़ हो गए, इंडेक्सेस हो गए, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, इसका जो प्राइस है वो बेस होता है डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए। अब डेरिवेटिव्स मार्केट में भी 4 हिस्से होते हैं। पहला होता है स्वैप्स, दूसरा होता है फॉरवर्ड्स, तीसरा होगा फ्यूचर्स और चौथा होता है ऑप्शंस। अब स्वैप्स और फॉरवर्ड्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, लेकिन जस्ट एक छोटी सी मालूमात ले लेते हैं उसके बारे में। स्वैप्स जैसे होता है कि आपके पास में समझो कोई फिक्स्ड रेट का लोन है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है 10 साल के लिए, और किसी और के पास में जो लोन है उसका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और जो फ्लोटिंग वाले को लगता है नहीं मुझे फिक्स्ड वाला चाहिए, क्योंकि उसको लगता है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फ्लोटिंग नहीं चाहिए उसको। और जो फिक्स्ड वाला है उसका अगर विजन है कि नहीं इंटरेस्ट रेट का दूसरी तरफ से कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो उसको फ्लोटिंग रेट वाला चाहिए। तो ये दोनों आपस में जब अपना लोन लेना देना कर लेंगे, ये फ्लोटिंग रेट वाला फिक्स्ड वाले को दे देगा, फिक्स्ड वाला उसका लोन फ्लोटिंग वाले को देगा, तो उसको बोलेंगे इंटरेस्ट स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स बोलते हैं। तो ये नॉर्मली इंस्टीट्यूशंस में होता है, ये इंडिया में अभी रिटेलर्स कर नहीं सकते हैं, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल देखेंगे नहीं। दूसरा होता है फॉरवर्ड्स। अब फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स ऑलमोस्ट सेम है, इतना ही है कि फ्यूचर्स में एक स्पेसिफिक ढांचे में सब कुछ होता है कि स्टॉक एक्सचेंज फिक्स रहता है, उसका एक्सपायरी डेट फिक्स होता है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स होते हैं, पे इन कब होगा, पे आउट कब होगा, जो भी चीज़ें हैं वो एकदम रूल्स एंड रेगुलेशंस में चलती है। फॉरवर्ड वो होता है, वो 1 to 1 होता है कि ओवर द काउंटर होता है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपका कोई व्यापारी है, उसके साथ में 1 महीने भर बाद का कोई सौदा किया, तो उसका फिर डिलीवरी का आप शेड्यूल नक्की करोगे, उसका पेमेंट का टर्म्स नक्की करोगे, हर चीज़ें आपकी हर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बदलेगी, उसको बोलेंगे फॉरवर्ड्स। तो ये हो गया फॉरवर्ड्स। इसके पहले हमने देखा स्वैप्स। अब हम आएंगे मेन हमारा टॉपिक पे जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो अभी फ्यूचर्स क्या होता है कि जो भी स्पॉट का सिक्योरिटी है, इंडेक्स है, कमोडिटी है, उसका सपोज आपको आज नहीं खरीदी करना है, आपको महीने भर बाद खरीदी करना है। और क्योंकि वो इसलिए 2 रीज़न है उसके। एक तो आपको उतना पैसा भी इन्वेस्ट करने के लिए है नहीं, जितना स्पॉट में तुरंत करोगे तो तुरंत उसका सेटलमेंट करना पड़ेगा, जैसे आपको बताया कि कैश में सेटल करना पड़ेगा। फ्यूचर्स में वैसा तुरंत सेटलमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक 10-20% मार्जिन देके आप 100 रुपये का माल खरीद सकते हो। तो महीने भर बाद का आपने समझो किसी से वादा किया कि रिलायंस की आप एग्जांपल ले लेते हैं कि आज रिलायंस का रेट सपोज 2600 रुपया है, और महीने भर बाद का उसका जो भी कैरिंग कॉस्ट रहेगा वो ऐड करके सामने वाला बोलता है कि चलो महीने भर बाद में मैं आपको ये शेयर बेचूंगा 2620 रुपये में। तो बीच का जो पीरियड है 20 रुपये का, 1 महीने भर का, तो वो महीने भर के पीरियड का उसने इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड कर दिया उसके अंदर और आपको फ्यूचर का रेट कोट कर दिया। तो ये हो गया फ्यूचर का रेट 2620 रुपया। तो महीने भर बाद क्या होगा कि उस दिन का जो भी पेमेंट रहेगा वो आप उसको एक तो कर दोगे, या आप ये सौदा रिवर्स करके सेटल कर दोगे। अब दूसरा होता है ऑप्शंस। अब ऑप्शन में 2 प्रकार होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। आइए हम किसी एग्जाम्पल के सहारे जानते हैं कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होता क्या है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि सपोज 2 दोस्त है, एक का नाम है बायरमल, दूसरा का नाम है सेलरमल। अब जो बायरमल है वो और सेलर सेट जो है, दोनों में बातचीत चलती है, दोनों का एक आर्ग्यूमेंट होता है। सपोज एक कोई शेयर के बारे में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, जैसे रिलायंस के बारे में आर्ग्यूमेंट हो रहा है,
तो बायर मल जी बोलते हैं कि रिलायंस जो है 2600 के ऊपर जाएगा। सेलर सेट बोलते हैं नहीं, 2600 ही रहेगा या 2600 के नीचे जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सब प्राइजेस, सब भी जो भी उसका फ्यूचर का जो भी होना है, जो भी डीमर्जर वगैरह होना है, वो सब कुछ प्राइस में आ चुका है। लेकिन बायर मल को लगता है नहीं, अभी भी बहुत पोटेंशियल है रिलायंस में, आगे बढ़ेगा। महीने भर के बात क्या होगा इसके बारे में सब चर्चा चल रही थी। तो चलो दोनों एक शर्त लगाते हैं कि 30 जुलाई को सेलर सेट बोलता है कि 30 जुलाई को रिलायंस 2600 के ऊपर रहेगा, तो हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं आपको एक टोकन बेचता हूँ आज। ये टोकन पे लिखा है 2600 रुपया। अब ये टोकन के ऊपर जो लिखा है 2600 रुपया, ये टोकन की कॉस्ट रहेगी फॉर एग्जांपल 50 रुपया। तो सेलर सेट बोलते हैं मैं आपको 50 रुपये में ये टोकन बेचूंगा 2600 जिस पे रेट लिखा हुआ है, और 2600 के ऊपर जितना भी रिलायंस जाएगा, 2700 हो 2800 हो, उतना पैसा मैं आपको दे दूंगा 31 जुलाई के दिन। और अगर 2600 के नीचे आया तो कुछ आपको मुझे देना नहीं है, बिकॉज मैंने आपसे टोकन का पैसा ले लिया है, टोकन का फ़ी ले लिया है, टोकन का चार्ज ले लिया है, जो है 50 रुपया फॉर एग्जांपल। तो बायर सेट भी खुश हो जाते हैं कि भाई चलो 2900 का अगर रिलायंस हो जाता है महीने भर में और अभी 2600 है, तो 300 रुपये उनको मिल जाएगा सिर्फ 50 रुपये के बदले। और सेलर सेट ये सोच के खुश होता है कि 2600 के नीचे गया तो मुझे इसको कुछ भी देना नहीं है, और 2650 तक भी अगर जाता है तो भी 50 रुपये तो मैंने लिया है, तो 2650 तक तो मेरा कोई नुकसान है नहीं। तो इसमें हुआ क्या कि सेलर सेट ने कॉल ऑप्शन बेचा बायर मल को। अभी इसमें हम लोग ऑप्शंस की टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि जब बायर मल ऑप्शन खरीदते हैं तो बायर मल को बोलेंगे ऑप्शन होल्डर। सेलर सेट जो ऑप्शन बेचता है तो उसको बोलते हैं ऑप्शन राइटर। जो आज का कॉन्ट्रैक्ट का डेट है उसको बोलेंगे करंट डेट, वो है 1 जुलाई 2022 फॉर एग्जांपल। फिर अंडरलाइंग है, किसके बारे में बात चल रही है, रिलायंस के बारे में, तो रिलायंस हो गया, उसको बोलेंगे अंडरलाइन। जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 2600 रुपया, तो उसको बोलेंगे स्पॉट प्राइस। जो डेट ऑफ रेकनिंग है कि 31 जुलाई को हम लोग ये अल्टीमेटली सेटल करेंगे, तो 31 जुलाई को बोलेंगे एक्सपायरी डेट या सेटलमेंट डेट। फिर अभी जो टोकन है 2500 रुपये का, तो 2600 रुपये का टोकन है, तो 2600 को बोलेंगे हम स्ट्राइक प्राइस। तो ऐसे स्ट्राइक प्राइस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर करंट मार्केट प्राइस रिलायंस का है 2600, तो स्ट्राइक प्राइस हो सकता है 2600, 2650, 2700 या इवन 2550 भी हो सकता है। और उसका प्रीमियम जितना दूर रहेगा, स्ट्राइक 2600 का अगर आज रेट है तो 2650 का जो प्रीमियम है, ऑप्शन प्रीमियम, वो कम रहेगा, 2700 का उससे भी कम रहेगा, 2750 का उससे भी कम रहेगा, और 2550 का ज़्यादा रहेगा, 2500 का उससे भी ज़्यादा रहेगा। तो ऑप्शन प्रीमियम जो है ये स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से चेंज होते जाते हैं। अब हम आएंगे अगले चीज़ की तरफ कि क्या एक या दो शेयर का भी काम हो सकता है, तो नहीं। इसमें एक लॉट साइज़ होता है जिसका एक सब्सटेंशियल वैल्यू होता है। बेसिकली वो वैल्यू 5 से 10 लाख के बीच में इंडियन मार्केट्स में चलता है। तो अगर रिलायंस के अगर लॉट साइज़ की बात करते हो तो कम से कम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का लॉट साइज़ है 250 शेयर्स का। वैसे अगर निफ्टी में आप परचेस एंड सेल करते हो तो निफ्टी का लॉट साइज़ है 50 का। तो लॉट साइज़ इसलिए बड़ा रहता है कि छोटे इन्वेस्टर्स को थोड़ा डिस्करेज करना होता है कि इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप काम ना करें। तो लॉट साइज़ बड़ा रखेंगे, क्वांटिटी बड़ा होगा, तो सिर्फ बड़े प्लेयर्स काम करेंगे, ऐसा सेबी का मानना है। अभी यही हम लोग दूसरी तरफ आते हैं कि बायर मल ये बोलता है कि रिलायंस नीचे जाएगा, और सेलर साइड बोलते हैं नहीं रिलायंस इतना ही रहेगा या ऊपर जाएगा। अब शर्त दूसरे बाजू से लगती है। तो सेलर साइड बायर मल को क्या बोलता है कि चल ये मैं तेरे को टोकन देता हूँ कि ये 2600 रुपये का टोकन है, और इसके नीचे जितना भी जाएगा कीमत शेयर का, उतना पैसा तुम मुझसे लेके जाना 31 जुलाई के दिन। तो 2400 अगर शेयर का रेट हो जाता है तो 2600 माइनस 2400, 200 रुपया सेलर सेट बायर मल को दे देंगे। अभी 2600 का जो टोकन है वो सेलर सेट ने आज ही बायर मल को बेचा है, मान लो 50 रुपये में अगेन। तो सेलर सेट को 50 रुपये आज ही मिला है, और अगर 2600 के ऊपर शेयर का रेट रहता है तो सेलर सेट को कुछ भी देना नहीं है बायर मल को, और 2600 के नीचे अगर जो भी प्राइस जाता है उतना पैसा सेलर सेट बायर मल को देंगे। तो जैसा हमने देखा कॉल ऑप्शन में कि स्ट्राइक प्राइस था 2600, 2700, 2800। अभी हमने जो पहले कॉल ऑप्शन के बारे में बात की, ये हम बात कर रहे हैं जब नीचे जाने की बात करते हैं तो वो होता है पुट ऑप्शन। तो 2600 का पुट सेलर सेट ने बेचा है बायर मल को 50 रुपये में कि 2700 के नीचे जितना भी रेट जाएगा
2600 के नीचे जितना भी रेट जाएगा उतना पैसा आप मुझसे लेके जाना, मतलब आपने बेचा है पुट ऑप्शन। तो ये पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस हुआ 2600 रुपया। फिर वो स्ट्राइक प्राइस जैसे हमने पीछे देखा वो 2500 भी हो सकता है, 2400 भी हो सकता है, और प्रीमियम्स जितना दूर रहेगा उतना प्रीमियम उसका कम होते जाएगा। तो अभी हमने दोनों चीज़ें देख ली, एक देखा कॉल ऑप्शन और दूसरा देखा पुट ऑप्शन। अभी हम डेफिनेशन की तरफ देखेंगे कि होता क्या है इसमें, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या क्या होते हैं। तो कॉल ऑप्शन है कि बायर हैज़ अ राइट टू बाय, उसको बोलेंगे कॉल इन, मतलब बाय मतलब कॉल इन। बायर हैज़ द राइट टू बाय द स्पेसिफिक आइटम फ्रॉम द सेलर एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन द स्पेसिफिक डेट। अभी बायर हैज़ द राइट टू बाय मतलब बायर हैज़ द राइट टू कॉल इन द स्पेसिफिक आइटम, मतलब द स्पेसिफिक अंडरलाइन फ्रॉम द सेलर मतलब फ्रॉम द राइटर। ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी में सेलर को राइटर बोलते हैं। एट अ स्पेसिफिक प्राइस मतलब स्ट्राइक प्राइस, ऑन द स्पेसिफिक डेट मतलब एक्सपायरी डेट। तो ये हो गया कॉल ऑप्शन के बारे में। वैसे भी पुट ऑप्शन के बारे में अगर हम लोग डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं तो वो है कि बायर हैज़ द राइट टू सेल, मतलब पुट आउट द स्पेसिफिक आइटम टू द सेलर एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन द स्पेसिफिक डेट। तो अभी हम लोग इसको अगर समझेंगे तो ऐसा रहेगा कि बायर हैज़ द राइट टू सेल मतलब राइट टू पुट आउट द स्पेसिफिक आइटम मतलब द स्पेसिफिक अंडरलाइन टू द सेलर मतलब टू द राइटर एट अ स्पेसिफिक प्राइस मतलब एट अ स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस ऑन द स्पेसिफिक डेट मतलब ऑन द एक्सपायरी। तो ये हो गया कॉल एंड पुट ऑप्शन। अभी इसमें से हम लोग दोनों के जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है वो समझेंगे। जो बायर रहता है इसको प्रीमियम देना पड़ता है तो बायर प्रीमियम देगा, जो 50 रुपये की हमने बात की वो बायर ही देगा। जो सेलर है उसको प्रीमियम मिलेगा, 50 रुपये सेलर सेट को मिला। फिर दूसरा बायर को राइट रहता है कि अगर कॉल ऑप्शन खरीदा है तो 2700 के ऊपर जितना भी रेट जाएगा तो बायर हैज़ अ राइट टू टेक दैट मनी फ्रॉम सेलर सेट। बायर को ये राइट है कि उसको वो जो 2700 के ऊपर जो भी अमाउंट जाएगी वो अमाउंट लेने की राइट बायर को सेलर सेट से है, और सेलर सेट की ये ड्यूटी है या उसकी लायबिलिटी है कि ये उसको देना ही पड़ेगा। और अगर 2700 के नीचे अगर रेट रहता है और अगर बायर सेट ने कॉल ऑप्शन लिया है 2700 का और 2700 के नीचे रेट रहता है तो बायर को कुछ भी करना नहीं है। उसका जो टोकन मनी दिया हुआ उसने, जो भी प्रीमियम जिसको हम बोलेंगे ऑप्शन प्रीमियम वो दिया है, वो उसका ज़ीरो हो जाएगा। अभी बायर का लॉस कितना होगा, मैक्सिमम 50 रुपया। इसके ऊपर बायर का लॉस हो ही नहीं सकता। जितना टोकन का अमाउंट है, जो टोकन का प्राइस है, उतना ही बायर का लॉस होगा। लेकिन सेलर सेट का लॉस कितना हो सकता है? सेलर सेट का लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। 2700 के ऊपर जितना भी रेट जाएगा वो पूरा पैसा सेलर सेट को बायर को देना पड़ेगा। लेकिन बायर का लॉस 50 रुपये ही रहेगा, चाहे रेट समझो कल 2500 रुपये भी हो गया और कॉल ऑप्शन 2700 का लिया हुआ है बायर सेट ने, तो बायर सेट को कुछ भी देना नहीं है सेलर को। तो हुआ क्या इसमें कि बायर का लायबिलिटी लिमिटेड हुआ और सेलर का लायबिलिटी अनलिमिटेड हुआ। अभी बायर का गेन जो है वो अनलिमिटेड रहेगा, क्योंकि 2700 के ऊपर अगर समझो 3000 भी रेट हो गया तो 300 मिलेगा, 3500 रेट हो गया तो 800 रुपये मिलेगा। मतलब ऊपर का गेन पूरा अनलिमिटेड हो गया, लॉस बायर का लिमिटेड हो गया। इसके विपरीत सेलर का जो लॉस है वो अनलिमिटेड है और गेन लिमिटेड है। कितना गेन है? 50 रुपया ही लिमिटेड गेन है, इसके ऊपर सेलर का गेन हो ही नहीं सकता है। अब ये सब चीज़ें यूज़ कहाँ होती है? जो डेरिवेटिव्स का यूज़ है वो मुख्यतः 3 जगह पे यूज़ होता है। एक तो हेजिंग में यूज़ होता है। हेजिंग मतलब आपका जो भी पोर्टफोलियो रहता है उसको आप डेरिवेटिव के पोजीशन से मैच करते हो, इस तरह से मैच करते हो कि मार्केट नीचे ऊपर भी गया तो भी आपका जो पोजीशन है उसमें आपको लॉस कम से कम होगा या मे बी लॉस होगा ही नहीं। दूसरा, डेरिवेटिव आर्बिट्रेज के लिए भी यूज़ करते हैं कि महीने भर का जो भी समझो फ्यूचर्स का कोई प्राइस है और आज का जो प्राइस है इसमें जो डिफरेंस है वो अगर मेरे इंटरेस्ट कॉस्ट से कम है तो शायद मैं वो खरीद लूँगा फ्यूचर्स। आज रिलायंस खरीदने के बदले मैं फ्यूचर खरीद लूँगा तो और स्पॉट में बेच दूंगा। तो उसमें आर्बिट्रेज हो जाता है कि करंट मार्केट, स्पॉट मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट या ऑप्शनल मार्केट में जो भी प्राइस की तफावत होती है, जो भी एक मिस प्राइसिंग होता है, उसका एडवांटेज लेना होता है आर्बिट्रेज। और तीसरा स्पेकुलेशन, जैसे आपको बताया कि 10-20% पैसा दे के ही आप पूरा रिलायंस का फ्यूचर्स खरीद सकते हो फॉर एग्जांपल, या ऑप्शंस में भी आपको जो मार्जिन मनी ही देना पड़ता है। तो थोड़े पैसों पे बहुत ज़्यादा आप जब काम कर सकते हो तो स्पेकुलेशन के लिए ये सब बहुत फेवरेबल हो जाता है। तो डेरिवेटिव्स के मुख्यतः 3 यूजेस हैं,
एक है हेजिंग, दूसरा है आर्बिट्रेज और तीसरा है स्पेकुलेशन। थैंक यू वेरी मच। इसके बारे में बाकी डिटेल्स जो है, ये ऑप्शंस कैसे होते हैं, इसके प्रीमियम्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ये हम अगले वीडियो कभी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।